हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हम कुछ लंबे समय के बाद इस प्लेटफॉर्म पर दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के एग्जाम जो हमारे 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब समय ज़्यादा नहीं है, आज 16 फरवरी है, 22 फरवरी यानी कि एग्जाम नज़दीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बोर्ड हिंट्स देने वाला हूं, जिससे कि आप एग्जाम समय में प्रत्येक पेपर को किस टाइप से मेंटेन करें। ठीक है भाई, सबसे पहली बात आती है आपको टाइम, समय क्या है। आप समय का विशेष तौर पे ध्यान रखें। ठीक है, समय क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 5 होते हैं भाई सभी के पास। मैं विशेष तौर पे सभी स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश, यानी कि आप सोचे कि आर्ट सेट साइंस सेट कुछ भी कोई भी हो। मान लीजिए पहला हमारा हिंदी है, सभी का हिंदी या जनरल हिंदी। ठीक है, तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप अधिक से अधिक समय ना दें, कम से कम समय में अच्छा पढ़कर आप एग्जाम दे सकते हैं। फिर इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एंड बायोलॉजी या मैथ्स। ठीक है, अब हमें ये सिस्टम बनाना होगा। अब आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को एक साथ नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने देखेंगे पहला पेपर हिंदी का है, तो पहले एक दिन आप हिंदी पढ़ लीजिए और पूरा कवर कर लीजिए। फुल डे आपको हिंदी पढ़ना है, फुल कवर करना है, फिर छोड़ देना है। फिर इसको हिंदी को आप जब उठाएंगे, जैसे कि 22 फरवरी को पेपर है, तो आप 21 फरवरी में पूरा रिवीजन के तौर पे, बस इससे ज्यादा जितना ज्यादा आप एग्जाम समय में अदर बुक्स इस्तेमाल करेंगे, बार बार अदर राइटर्स की देखेंगे, केवल आप वो टॉपिक्स पढ़ें जो आपको रिवीजन के तौर पे करना है। ठीक है, विशेष तौर पे कुछ भी नया ना पढ़े। पहली चीज, कोई A to Z कोई भी स्टूडेंट सही, ठीक है, कोई ऐसी बुक्स इस्तेमाल ना करे जो कि आपने पूरे वर्ष ना पढ़ी हो। ठीक है, अधिकांश बच्चे क्या काम करते हैं, सॉरी बच्चे क्या करते हैं कि पूरे साल क्या काम करते हैं, वो अपने नोट्स बनाते हैं। ठीक है, बुक्स पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक्स पढ़ते हैं, बढ़िया से नोट्स बनाते हैं, लेकिन परीक्षा के समय वो क्या काम करते हैं, क्वेश्चन बैंक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक यानी कि मास्टरमाइंड ले लिया, कभी विद्या ले लिया, कभी कुछ ले लिया, 2-2 3-3 प्रकाशन के क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं, तो वहां पर उनका माइंड डिस्टर्ब होता है। ठीक है, हमें माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है। जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं, आप केवल उसे पढ़िए, उसको ही पढ़ेंगे, तभी आप अच्छा कर पाएंगे स्कोर बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई मास्टरमाइंड से पढ़ रहा है, कोई विद्या से पढ़ रहा है, तो जो भी आपके यानी कि नोट्स है वो आप पढ़ते ही नहीं है, तो नोट्स को ही रिवीजन करना है, वही सफिशियंट है। 10 बुक मत पढ़े, एक बुक पढ़े, लेकिन बार बार पढ़े, उसको ही पढ़े, बस आपको सफलता वही दिलाएगा और अच्छे नंबर भी वही होगा। ठीक है, तो आज मैं आपको केमिस्ट्री में, यानी कि अपने प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री में केवल अब हम वो टॉपिक्स यानी कि चैप्टर वाइज 1 क्लास में 1 चैप्टर यानी कि प्रूव करने वाले हैं। 1 क्लास में 1 चैप्टर विद प्रूफ के साथ मैं आपको पूरा रिवीजन कराने वाला हूं। ठीक है, यानी कि जो भी जब तक केमिस्ट्री का पेपर है तब तक मैं संपूर्ण चैप्टर्स आपको पूरा रिवीजन कर दूंगा। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए क्लास को अपने स्तर पर शेयर कर दीजिए भाई, कमेंट्स करिए और लाइक करिए। ठीक है, अपने अपने लेवल पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, क्योंकि मैं आज जो एक जिस चैप्टर पर चर्चा करने वाला हूं वो बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, यानी कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में जो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पहला चैप्टर क्या है, बिलियन। क्या है बेटा, बिलियन पर हम चर्चा करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन। क्या है, सॉल्यूशन। चैप्टर क्या है, सॉल्यूशन में फुल सॉल्यूशन, यानी कि जो इसमें फार्मूला आते हैं, जो भी फार्मूले हैं, यानी कि न्यूमेरिकल जैसे बनते हैं, किस किस प्रकार से न्यूमेरिकल बनते हैं, क्या क्या टॉपिक टच करता है बोर्ड एग्जाम, मैं उस पर डिस्कस करने वाला हूं विशेष तौर पे। तो इसलिए आज क्लास में अंत तक अवश्य बने रहिए, साथ ही साथ सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिकांश स्टूडेंट तक पहुंचाइए, जिससे कि वो लोग इस चैप्टर में जो 7 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आना है, कितने नंबर का आना है,
7 नंबर का आना है बोर्ड एग्जाम में, 7 नंबर का जो आने वाला है उससे वंचित ना रहें, इसलिए आप अपने स्तर पर सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है भाई। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जितनी पीडीएफ्स है, एग्जाम से संबंधित जितनी भी टिप्स हैं या फिर जितने नोट्स हैं, वो सारे प्रोवाइड मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कराता हूं। तो आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से टेलीग्राम पर पहुंच सकते हैं। क्लियर? तो पहला चैप्टर है, समय बर्बाद ना करके मैं आज टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, फुल चैप्टर में कंप्लीट कराने वाला हूं। सबसे पहले आप समझिए बिलियन क्या होता है बेटा। बिलियन क्या होता है, यानी कि सॉल्यूशन। बिलियन दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलय, विलय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है बिलियन, ठीक है। विलय प्लस विलायक से मिलकर क्या होता है, बिलियन बना होता है। चाहे आपका लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैसेस हो, कुछ भी हो, हमें विशेष तौर पे ये दे रखे हैं, 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। और बिलियन जो होते हैं विलय तथा विलायक से मिलकर बना होता है। अगर कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो देख लीजिए भाई, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर? सॉल्यूट प्लस क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जैसे कि आप देख लीजिए भाई, मैं आपको यहाँ पे एक पोर्ट दिखा दे रहा हूं, इसमें हमने क्या काम करा, एक चीनी का पानी ले लिया भाई, यहाँ पे जल ले लिया हमने, क्या लिया, ये क्या है, H2O है। और इसमें हम जो मिला रहे हैं ये क्या है, ये ऊपर से क्या मिला रहे हैं बेटा, ये हमने क्या मिला दिया, शुगर, C12H22O11, ठीक है। ये क्या है, शुगर यानी कि चीनी मिला दिया। तो समांगी का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। जैसे कि शरबत है, शरबत आप सब लोग पीते हैं भाई एग्जाम में, एग्जाम्पल में सबसे विशेष तौर पे सिंपल एग्जाम्पल हमारा यही है, शरबत है, शरबत में हमने चीनी मिलाया तो चीनी घुल रही है, किसमें, जल में घुल रही है। जल में घुल रही है तो जल क्या है हमारे पास, ये जल किसका कार्य कर रहा है, जिसमें घुलता है वो क्या होता है बेटा, विलायक होता है। क्या होता है, विलायक होता है। और जो चीज घुलती है वो क्या कहलाती है, विलय कहलाती है। क्लियर? ये विलय हो गया और ये विलायक हो गया, बस आप इसी को ध्यान रखें। यानी कि वो पदार्थ जो जिस पदार्थ के अंदर घुलते हैं, जिसके अंदर घुलते हैं, वो जो घुलते हैं वो क्या कहलाते हैं, विलय कहलाते हैं। और जिसमें घुलते हैं वो क्या कहलाते हैं, विलायक कहलाते हैं। और इन दोनों चीजों से बनकर मिलाकर जो बनता है वो क्या कहलाता है, बिलियन, यानी कि सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट हमारा ये था, ये आपको मैं आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल होंगे वो सब इसी पर बेस होते हैं कि विलय और विलायक को जब तक हम नहीं पहचान पाएंगे तब तक बेटा हम कोई भी एग्जाम में कोई भी सॉल्यूशन चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें यही पहचानना होगा क्वेश्चन में कि विलय क्या है और विलायक क्या है। क्लियर? तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, विलय क्या है और विलायक क्या है। अब यहाँ पे बात आती है सबसे पहले नॉर्मलता की। पहला क्वेश्चन बनता है, नॉर्मलता किसे कहते हैं बेटा, नॉर्मलता किसे कहते हैं भाई। नॉर्मलता से एक न्यूमेरिकल आता है, नॉर्मलता है मोल प्रभास से तो 100% बनता ही बनता है। हर साल बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बना लीजिए क्वेश्चन, चाहे कहीं भी ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो पहले क्या आप देख लिया, हेडिंग बनाएंगे भाई, नॉर्मलिटी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नॉर्मलता, ठीक है। नॉर्मलता यानी कि नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, ठीक है। ये सब मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करा चुका हूं, ठीक है। जैसे ही आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे वैसे ही पहला चैप्टर यहाँ पे प्लेलिस्ट में बना रखा है मैंने कि बिलियन, नॉर्मलता, ठीक है। बिलियन पूरा चैप्टर, उसमें 6 से 7 वीडियो हैं, एक एक लेक्चर बहुत विस्तार से मैंने आपको कराया है, आप वहां से देख सकते हैं। और संपूर्ण रिविजन के लिए मैं आज एक ही क्लास में पूरी वीडियो आपको समाप्त कराने वाला हूँ, पूरा लेक्चर समाप्त कराने वाला हूँ, आप ध्यान से देख लेंगे। नॉर्मलता यानी कि नॉर्मलिटी किसे कहते हैं बेटा, नॉर्मलिटी किसे कहते हैं, यानी कि 2 या 2 से नॉर्मलिटी जो कहते हैं 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। यानी कि फार्मूला डायरेक्ट मैं लिखवा दे रहा हूं बेटा, इसे इस कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं नॉर्मलता को, किससे करते हैं, कैपिटल एन से करते हैं। नॉर्मलता बराबर विलय पदार्थ के क्या बेटा, विलय पदार्थ के, अभी एक शॉर्ट फार्मूला बताने वाला हूं बहुत ही जबरदस्त, ठीक है। तो आइए, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई, अपने स्तर पर शेयर करिए। विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या,
ठीक है बेटा, किसके, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है, अपॉन बिलियन का आयतन किसमें, लीटर में। ठीक है, हम परिभाषा लिख सकते हैं, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही क्या कहते हैं, विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, विलयन की क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। अब आपको ग्राम तुल्यांक नहीं पता, किसी पदार्थ के ग्राम तुल्यांक नहीं निकालने आते हैं, तो ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं देख लीजिए। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। बेटा, विलय पदार्थ का भार बटे विलय पदार्थ का तुल्यांकी भार, क्या, तुल्यांकी भार। ठीक है, क्लियर। अब मैं इसका शॉर्ट फार्मूला, आप इसको चाहे इसमें लगा दीजिए, इसको जब हम इसमें लिख सकते हैं तो फार्मूला क्या बनेगा बेटा, n बराबर विलय पदार्थ का भार अपॉन विलय पदार्थ का तुल्यांकी भार इनटू आयतन लीटर में, किसका आयतन, बिलियन का आयतन। ठीक है, शॉर्ट फार्मूला क्या कहता है भाई, शॉर्ट फार्मूला ये बनेगा स्मॉल w बराबर NeV बटे 1000। बस आप इसको ध्यान रखें, ये पूरा शॉर्ट ट्रिक है। W बराबर NeV बटे 1000, केवल आप इसके माध्यम से सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप भूल जाइए, इसको ध्यान रखें। W बराबर NeV बटे 1000। W क्या है यहाँ पे W क्या है, W बराबर देख लीजिए पदार्थ का भार, क्या है बेटा, पदार्थ का भार हो गया, W पदार्थ का भार हो गया, N क्या हो गई, नॉर्मलिटी हो गई, क्या है, नॉर्मलता हो गई, नॉर्मलता N हो गई, और B क्या हो गया, बिलियन का आयतन किसमें, ml में होगा, यहाँ पे लीटर में नहीं होगा। ठीक है, और E क्या है, पदार्थ का, जो पदार्थ हम घोल रहे हैं, पदार्थ का तुल्यांकी भार। बेटा, क्या है, पदार्थ का तुल्यांकी भार। ठीक है भाई, पदार्थ का क्या हो गया, तुल्यांकी भार हो गया। तो ये नॉर्मलता का फार्मूला हो गया। परिभाषा क्या लिखेंगे, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल होने वाले हैं नॉर्मलता से, वो केवल इसी फार्मूले पे बेस हैं, टोटल इसी पे निकलने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा लेंथी देखने के लिए जैसे ही आप चैनल पे पहुंचेंगे, तो चैनल पे प्लेलिस्ट में आप पहुंचेंगे तो पहला चैप्टर उसमें पढ़ेंगे सॉल्यूशन, उसमें मैंने विद न्यूमेरिकल के बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ाया है। आज केवल फार्मूले पर डिस्कस करने वाला हूं कि बिलियन चैप्टर में किस किस फार्मूले से बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न बनते ही बनते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोलरता। नॉर्मलता हो गई होगी भाई, मोलरता देखेंगे। मोलरता में केवल थोड़ा सा फर्क हो जाएगा भाई, तुल्यांकों की संख्या की जगह क्या आ जाएगा, मोलों की संख्या निकल के आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मोलरता। मोलैरिटी। ठीक है, एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं इसको, कैपिटल एम। ठीक है, फार्मूला क्या है, मोलरता बराबर एम बराबर विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब आपको मोलों की संख्या नहीं निकालनी हो, पता नहीं हो भाई मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तब मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार
पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। क्लियर? पदार्थ का अणुभार, इससे हम मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक भाई। नेक्स्ट क्या है, अगला निकल कर आएगा मोललता। मोललता यानी कि मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मोलैलिटी, मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। मोलैलिटी क्या है, मोललता केवल यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। ग्राम में और किलोग्राम में थोड़ा सा अंतर है। देखिए भाई क्या है मोलैलिटी, स्मॉल एम बराबर विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान अगर किलोग्राम में है तो इतना होगा, और किलोग्राम में ना हो तो ग्राम में दे रखा हो, तब क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे। जैसे कि देख लीजिए, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किसमें हो, ग्राम में हो, ग्राम में। ठीक है, तब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये मोलरता का हो गया, ये मोललता हो गई। ठीक है, मोलैलिटी, मोलैलिटी हो गई, मोलैलिटी हो गई। मोलैलिटी को कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और मोलैलिटी को यानी कि मोललता को कैपिटल स्मॉल एम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के ही फार्मूला है, बहुत ही सिंपल है, निकालने के लिए पूछ लिया जाता है भाई मोलरता किसे कहते हैं और मोललता किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं अधिकांश बच्चे। अगर आपको मोलों की संख्या नहीं आती है तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार, यहां से मोल यानी कि मोलों की संख्या ज्ञात हो सकती है। ठीक है भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा पास, क्या है भाई, एक चीज में आपको ध्यान दिलाऊं कि यदि आपकी विलयता आए, ठीक है, विलयता को प्रभावित करने वाले कारक पूछे ही जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और विशेष तौर पे हेनरी का नियम भी पूछा जाता है। ठोसों में द्रवों में गैसों की विलयता हेनरी के नियम से ही रिप्रेजेंट करती है। अभी केवल आप ये फार्मूला समझ लीजिए, अभी मैं आपको बताता हूं क्या इसके बाद। पहले एक थोड़ा सा टॉपिक है हमारा विलयता का। ठीक है, विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं भाई, विलयता अलग अलग कारकों पर निर्भर करती है। एक कॉमन फैक्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वहां से आपको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनेगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी, विलयता समझ लीजिए, विलयता, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, विलयता क्या है, विलयता क्या किसे कहते हैं भाई, विलयता को प्रभावित करने वाले कारक देख लीजिए भाई, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, जैसे कि भाई हमारे पास ये कोई पदार्थ है, ठीक है, इसमें यहाँ पे ये कण है, अगर यहाँ पे दाब, सबसे पहला बात देखेंगे दाब, दाब बढ़ा दिया जाए, ताप बढ़ा दिया जाए और सांद्रता बढ़ा दी जाए। ठीक है भाई, दाब बढ़ाने पर विलयता क्या होगी, बढ़ेगी। ताप बढ़ाने पर विलयता क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन सांद्रता बढ़ाने पर विलयता क्या होगी, घटेगी। कैसे घटेगी आप समझ जाइए। सांद्रता कब बढ़ाएंगे, अभी मान लीजिए यहां पे
1 लीटर जल में, 1 लीटर जल में क्या है, C12H22O11, यानी कि चीनी है। तो चीनी हमने क्या काम करा, इसमें घोला। 1 लीटर जल में जब हम चीनी घोल रहे हैं तो चीनी घोलने पर क्या काम करते हैं, देखिए भाई यहाँ पे चीनी हम यानी कि शुगर घोल रहे हैं, जिसमें 1 लीटर जल में घोल रहे हैं। मान लीजिए पहले हमने क्या काम करा, इसमें क्या काम करा हमने, सबसे पहले 50 ग्राम चीनी घोली। भाई 50 ग्राम चीनी घोली तो 50 ग्राम चीनी बहुत ही आराम से घुल जाती है, लेकिन ये चीनी घुलने के बाद में हमने इसमें 50 ग्राम चीनी और मिलाई तो उसमें कुछ समय ज्यादा लगेगा। तो विलयता क्या होगी, जिस प्रकार से यानी कि सांद्रता हम बढ़ाते हैं उस प्रकार से विलयता क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, यानी कि विलय सांद्रता क्या काम करती है, किसी भी पदार्थ की सांद्रता उसकी विलयता को प्रभावित करती है। सांद्रता बढ़ाने पर विलयता क्या होगी, कम होगी। ये चीज ध्यान रखें। मान लीजिए भाई यहाँ पे हमने 50 ग्राम 100 ग्राम चीनी मिला दी, फिर इसमें चीनी और डालेंगे तो क्या उसमें घुलने की जो क्षमता होगी चीनी की यानी कि शुगर की, वो क्या होगी, पहले जैसी होगी, नहीं होगी। तो इसीलिए मैं यही बात बताने वाला हूं आपको कि यानी कि सांद्रता बढ़ाने पर क्या होती है विलयता, सांद्रता बढ़ाने पर क्या होती है विलयता, क्या होती है बेटा, कम होती है। विलयता क्या होती है, कम होती है सांद्रता बढ़ाने पर। ये फैक्ट आप ध्यान रख लीजिए, सिंपल सी बात है, ये चीज आप पॉइंट रखेंगे। एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मिलने वाला है यहाँ से। तो विलयता को प्रभावित करने वाले कारक ताप, दाब एंड सांद्रता। ठीक है, ताप बढ़ाएंगे तब भी विलयता बढ़ेगी, दाब बढ़ाएंगे तब भी विलयता बढ़ेगी, और सांद्रता बढ़ाने पर क्या होती है, विलयता कम होती है। क्लियर, सांद्रता बढ़ाने पर क्या होती है बेटा, विलयता क्या होती है, कम होती है। क्लियर, मैं अब आपको बताऊं क्या, मोल प्रभाज, मोल राउंड, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन जिसे कहते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है भाई। एक क्वेश्चन आप 100% देख लीजिए जो कि बोर्ड एग्जाम में बनता ही बनता है। इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में मोल प्रभाज से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे मोल अंश या मोल प्रभाज। ठीक है, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज किसे कहते हैं वो देख लीजिए भाई। मोल अंश, मोल अंश, मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। ठीक है, मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन बेटा, क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन। बोर्ड एग्जाम में 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। इंपॉर्टेंट लिख लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, 2024 100% बोर्ड एग्जाम में आपको ये मिलना ही मिलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मोल प्रभाज किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको ये बताया था, विलयन बराबर क्या होता है बेटा, विलयन बराबर क्या होता है, विलय, विलय, विलय प्लस विलायक होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, विलयन बराबर विलय और विलायक होता है। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या किसी की भी निकालनी हो, मोलों की संख्या निकालनी हो तो भार यानी कि पदार्थ का भार, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार होता है भाई, पदार्थ का अणुभार होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जैसे कि हमें विलय के मोल प्रभाज निकालने हो बेटा, किसके निकालने हो, विलय के मोल प्रभाज। क्लियर, विलय के मोल प्रभाज अगर हमें निकालने हैं, विलय के मोल प्रभाज हमें निकालने हैं तो विलय के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे। विलय के मोलों की संख्या क्या लिखा हमने, विलय के मोलों की संख्या क्या लिखी बेटा, ऊपर लिखे, और नीचे क्या लिखा, विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या। क्लियर बेटा, विलयन के मोलों की संख्या। अब आप यहाँ पे विलय प्लस विलायक भी लिख सकते हैं। विलय और विलायक क्यों लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया, विलयन बराबर विलय प्लस विलायक होता है, इसलिए यहाँ आप विलयन के मोल प्रभाज निकाल लीजिए यानी कि मोलों की संख्या निकाल लीजिए, या फिर विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या निकाल लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, फिर
नेक्स्ट फार्मूला क्या इसी का देखिए, अगर हम निकालें विलायक के मोलों की संख्या बेटा, विलायक के मोल प्रभाज या फिर मोल अंश, ठीक है, दोनों ही एक ही है। एनसीईआरटी का जो शब्द का है हमारा वो मोल अंश है, और आप मोल प्रभाज पहले से ही पढ़ते चले आए हैं, लेकिन इंग्लिश में दोनों ही बराबर होते हैं, मोल फ्रैक्शन ही होता है, ठीक है। विलायक के मोल प्रभाज बराबर क्या होगा फार्मूला, हमें विलायक के मोल प्रभाज निकालने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तब क्या काम करेंगे, विलायक के मोलों की संख्या ऊपर लिख रखेंगे, विलायक के मोलों की संख्या क्या लिखी बेटा, मोलों की संख्या हमने क्या लिखी, ऊपर लिखी, और अपॉन विलयन के मोलों की संख्या, क्लियर, विलयन के मोलों की संख्या हमने क्या रखी, नीचे रखी। भाई आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी अपने अपने स्तर पर सेशन को शेयर अवश्य करते रहिए। भाई लाइक और शेयर बहुत कम है तो शेयर करते रहिए, संख्या बढ़ाइए। भाई प्रत्येक दिन अपने प्लेटफॉर्म पर आप प्रत्येक दिन चैप्टर वाइज आपका रिवीजन यूपी बोर्ड का मैं कराने वाला हूं, प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे, ठीक है। आज मैंने आपका विलयन लिया, कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेंगे, नेक्स्ट डे आपका केमिकल काइनेटिक्स ले लेंगे। इसी प्रकार से संपूर्ण सिलेबस केमिस्ट्री का आप मेरे साथ रिवीजन करिए, मैं आपको वादा दिलाता हूं 100% आप केमिस्ट्री के पेपर में करके आएंगे, ठीक है। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है, हर वर्ष क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है भाई, वो क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं। क्वेश्चन बनता है 46% एथिल एल्कोहल में, एथिल एल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है बोर्ड एग्जाम में। जब ये क्वेश्चन बनता है तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे भाई, सबसे पहले आप एथिल अल्कोहल, ये रहा, तो एथिल अल्कोहल 46% का मतलब है, 46% का मतलब क्या है, एथिल अल्कोहल कितना है, 46 ग्राम है, और जल कितना है हमारे पास, जल बताइए 54 ग्राम है, ठीक है। 54 ग्राम जल हो गया, 46 ग्राम क्या हो गया हमारे पास, यानी कि एथिल अल्कोहल हो गया। अब मोलों की संख्या जब हमें निकालनी होगी, मोलों की संख्या हम निकालेंगे तो क्या काम करेंगे बेटा बताइए, मोलों की संख्या किस प्रकार से निकालेंगे, पहले भार ज्ञात कर लीजिए। इसका भार तो ज्ञात हो गया, अणु भार कितना हो जाएगा इसका, अणु भार कितना हो जाएगा C2H6 का, यानी कि 46 ही आता है, इसका अणु भार 46 आएगा, और इसका अणु भार हमारे पास जल का कितना आता है, 18 आता है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया 18 हो गया। अब हम मोलों की संख्या निकालें तो C2H5OH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर भार कितना दे रखा है, भार 46 दे रखा है, अणुभार भी 46 आता है हमारे निकल के, तो कितना आ गया 1 मोल आ गया, कितना आया 1 मोल आ गया। इसी प्रकार से हम जल का निकाल लें तो जल के मोलों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, जल यानी कि 54 है, और 18 कितना जाएगा, 54, 3 मोल आ गया भाई, 3 मोल आ गया। अब हम जिसका भी हमें निकालना है, मान लीजिए एथिल अल्कोहल का निकालना है, तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, ठीक है। जल का निकालना तो जल के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोल कितने हो जाएंगे, यानी कि विलायक 3 है, विलायक कितना है 1 है, तो 4 यानी कि 4 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 1/4, यहाँ पे 3/4, ठीक है। बस इतना आंसर हो गया हमारा, डिवाइड कर लीजिए। ये बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष क्वेश्चन मिलता ही मिलता है यहाँ से, आपको इस वर्ष भी मैं वादा करता हूँ, इस वर्ष भी 2 नंबर में या फिर ऑब्जेक्टिव में आपको ये क्वेश्चन मिलने ही वाला है बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल आपको इसी प्रकार से पेपर में रखा मिलेगा ये, ठीक है भाई। अब बात आती है राउल्ट के नियम की, ठीक है, हम पढ़ते हैं राउल्ट का नियम, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है राउल्ट का नियम। इसके बाद 2 फार्मूला और बचे, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक के अवनमन। सिंपल सी, दोनों ही में एक साथ, अभी ज्यादा लंबी क्लास नहीं कराने वाला हूं भाई, ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटे की मैराथन क्लास ले लें हम,
यही बस आधे घंटे में 40 मिनट में ही आपकी मैराथन यहाँ पे 1 चैप्टर की होने वाली है। तो ज्यादा कुछ मैं आपको केवल बोर्ड टॉपिक टच कराने वाला हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको मिलते ही मिलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत कुछ, आप बहुत प्लेटफॉर्म है भाई यूट्यूब पे जो आपको इधर उधर भ्रमित करते हैं कि ये पढ़िए ये 100% आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं आपको केवल वही टॉपिक टेस्ट कराने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास यहाँ पे, अभी हमने मोल परिभाष पढ़े, अब हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। क्या पढ़ने वाले हम? राउल्ट का नियम पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम बहुत ही सिंपल सा है। राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था, यानी कि कोई भी आपेक्षिक अवनमन, यानी कि आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण अणुओं की संख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मोल, हमारे क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट का नियम का फार्मूला ये है भाई, किसी भी परिविलयन का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन क्या है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है, तो राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट लॉ क्या कहलाता है? आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होगा? विलय के मोल परिभाष के बराबर होगा। ठीक है, बस ये फार्मूला है। क्लियर? यहाँ पे वाष्प दाब का, ये विलायक का वाष्प दाब हो गया, ये विलयन का वाष्प दाब हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूं पी नॉट बराबर पी नॉट पी एस स्मॉल एन और कैपिटल एन, यही 4 चीजें तो है भाई। तो पी नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब हो गया, विलय के मोलों की संख्या हो गई, विलय के मोलों की संख्या हो गई, ये विलायक के मोलों की संख्या हो गई। ठीक है, बस ये फार्मूला निकलता है। ठीक है, किसी भी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय पदार्थ के मोल परिभाष के बराबर होता है। बस आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है, तनु विलयन पर ही लागू होता है, सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता। सांद्र विलयन पर ये क्या कर देता है? विचलित हो जाता है। ठीक है, इसको वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर लागू नहीं कर सकते। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख लीजिए, यदि अगर हमें आणविक द्रव्यमान निकालना हो, ठीक है, जब आणविक द्रव्यमान निकालना होगा तब यहाँ पे जो दे रखा है ये आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, यदि आणविक द्रव्यमान निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है तो हम क्या काम करेंगे? स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा किससे? कैपिटल एन से। तो नगण्य मान लेंगे, क्या हो जाएगा? पी नॉट अपॉन पी एस, पी नॉट बराबर एन अपॉन कैपिटल एन। यानी कि हम ये लिख सकते हैं पी नॉट, हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? पी नॉट यानी कि स्मॉल एन, यहाँ पे बना दे रहे हैं भाई, स्मॉल एन बराबर स्मॉल एम, स्मॉल डब्लू, स्मॉल एम, भार बटे अणुभार, कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्लू, कैपिटल एम, भार बटे अणुभार। फार्मूला बन के आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस बराबर पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि जब हम लिखेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि स्मॉल डब्लू कैपिटल एम, स्मॉल कैपिटल डब्लू स्मॉल एम। ठीक है,
अगर राउल्ट के नियम से आपको किसी का भी भार ज्ञात करना हो, विलय का भार ज्ञात करना हो, विलायक का भार ज्ञात करना हो, तब आप ये फार्मूला लगाएंगे। क्लियर? ठीक है, यहां से आपको एक यानी कि 3 नंबर में क्वेश्चन मिलता ही मिलता बोर्ड एग्जाम में। 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आपको 100% क्वेश्चन मिलने वाला है यहाँ से। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बहुत सिंपल सा टॉपिक बताने वाला हूँ, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। ठीक है बेटा, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेशन को लाइक करिए, लाइक बहुत कम है, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अपने स्तर पर शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है, अब मैं आपको वो टॉपिक कराने वाला हूं, कंबाइंड कराऊंगा। ठीक है, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक, यहां से आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन आते हैं हर साल और मिलना ही मिलना है। ठीक है बेटा, हिमांक का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन। क्या है? क्वथनांक उन्नयन। ठीक है बेटा, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। ठीक, सबसे पहली बात ये समझिए, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, क्या है भाई? क्वथनांक का उन्नयन क्वथनांक का उन्नयन यानी कि उन क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और क्या है बेटा इसको, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, ये क्वथनांक हो गया, ये हिमांक हो गया, बस ये चीज आप ध्यान रखनी है। अब हमें डेल्टा टी, डेल्टा टीवी बराबर, ठीक है, डेल्टा टीवी बराबर 1000 केवी, 1000 केवी अपॉन 1000 केवी अपॉन स्मॉल डब्लू, केवी स्मॉल डब्लू अपॉन एम एंड कैपिटल डब्लू। ठीक है, एम एंड कैपिटल डब्लू, बस ये फार्मूला ध्यान रखना है। यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर 1000 के एफ स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्लू। दोनों के फार्मूले सेम है। टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ क्या है, के वी क्या है, स्मॉल डब्लू क्या है, स्मॉल एम क्या है, कैपिटल डब्लू क्या है, इस पर मैं आपको अभी बताने वाला हूं। यहां पर भी केवल डेल्टा टी एफ, ठीक है, के एफ स्मॉल डब्लू, स्मॉल एम और कैपिटल डब्लू। ठीक है, देखिए भाई क्या है, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक, विलय का भार, विलय का भार
विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, विलायक का भार, विलायक का भार। यहां पे देखिए डेल्टा टी एफ हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक, ठीक है। विलय का भार, विलय का भार, विलय का अणुभार और विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक है भाई। ये फार्मूला है, बहुत ही सिंपल है। डेल्टा टीवी बराबर 1000 केवी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ये डेल्टा टी एफ बराबर 1000 के एफ स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। डेल्टा टीवी क्या है यहाँ पे, क्वथनांक का उन्नयन, और यहाँ पे डेल्टा टी एफ हिमांक का अवनमन, एफ फॉर फ्रीजिंग, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, के बी उन्नयन स्थिरांक, के एफ अवनमन स्थिरांक, और ये विलय का भार, विलय का अणुभार, विलायक का भार, ठीक है। ये हमारे फार्मूले हो गए हिमांक के अवनमन और क्वथनांक के उन्नयन में, ठीक है। बहुत ही सूक्ष्म मैंने फार्मूले आपको लिखाए हैं। तो यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल है बस इसी पर आ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लियर? आज की क्लास में बस इतना ही भाई। कल मिलते हैं प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे। अब हम डेली ही प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीकी है। हमारा सिलेबस केमिस्ट्री का मैं आपको अपने YouTube चैनल पर पूर्ण सिलेबस करा चुका हूं। संपूर्ण सिलेबस आप पढ़ने के लिए अपना चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जैसे ही आप उस पर चैनल पर प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे, प्रत्येक चैप्टर वाइज मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा रखी है फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है। कोई भी चार्ज उसका नहीं है, टोटल आपको पब्लिश कर रखी है मैंने। आप वहां से देखिए, केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है, जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करिए। कल मिलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेकर, ठीक है। संपूर्ण चैप्टर का रिवीजन करेंगे कल हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। तो कल शाम को आना ना भूलेगा 8 बजे। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।